हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी क्लास मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। गौरव जी आ चुके हैं। चल, तो प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा अपन समराइज्ड कर लेते हैं। प्रीवियस जो हमारे सेशंस हुए हैं उसके अंदर हमने मोटर व्हीकल एक्ट का इंट्रोडक्शन पूरा समझा हुआ है। साथ ही साथ हम सेकेंड लेक्चर की बात करें जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो हमारे सेक्शंस थे हमने सारे सेक्शंस को डिस्कस किया है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा क्या है कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कि 1988 जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है एक इसको रिप्लेस्ड करके बना था। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। और मैंने बोला भी था इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा एक्ट जो था हमारा उसको रिप्लेस करके 1988 को बनाया गया। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट में आंसर दें। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो हमारा है, ठीक है, इसके अंदर टोटल हमें 14 चैप्टर देखने को मिलते हैं। कितने चैप्टर देखने को मिलते हैं? 14 चैप्टर देखने को मिलते हैं। टोटल सेक्शन की बात करें तो टोटल सेक्शन हमारे यहाँ पर 217 सेक्शन है। अगर अल्फाबेटिकली हम इसको देखें तो 217 ए तक हमें ये सीरीज देखने को मिलती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो शेड्यूल जो हमारे हैं तो टोटल शेड्यूल हमारे कितने हैं? टोटल शेड्यूल हमारे 2 इसके अंदर हैं। और अगर एट प्रेजेंट बात की जाए, ठीक है, प्रेजेंट में अगर बात की जाए, प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो हमें शेड्यूल कितने देखने को मिलते हैं? एक शेड्यूल देखने को मिलता है जिसके अंदर मैंडेटरी जो हमारे ट्रैफिक साइंस होते हैं उनको जो है जो हमें शेड्यूल नंबर 1 के अंदर देखने को मिलते हैं। जो प्रेजेंट में हमारा शेड्यूल एक बचा हुआ है। ठीक है, एक शेड्यूल जो है वो आपका रिमूव हो चुका है। 1 रिमूव, ये हटा दिया गया है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको मर्ज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वो हमारे इस मोटर व्हीकल एक्ट का प्रारंभ है, प्रिलिमिनरी है। ठीक है, प्रिलिमिनरी है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट का। और इसकी जो रेंज रहती है वो 1 से 2 भी रहती है और 1 से 2 भी हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। ये हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, मतलब कि मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। इसकी रेंज जो आपकी रहने वाली है 3 to 28 आपकी रेंज रहने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 हमारा जो रहेगा उसके अंदर हम कंडक्टर लाइसेंसिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये जो हमारा है चैप्टर नंबर 2 टुडे स्टार्ट, हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम समझेंगे लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल को। ठीक है, मतलब मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, रेंज मैंने आपको बता दी है 3 to 28 आपकी रेंज है। कितनी है आपकी? 3 to 28 आपकी रेंज है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में आपको बताता है, तो ये लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर के बारे में है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। कभी कभी एमसीक्यू के अंदर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। मतलब एमसीक्यू आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चैप्टर 2 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट में
क्या डिफाइन किया गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी सिंपल बन जाते हैं और हम याद नहीं रख पाते और हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। ठीक है, हम सेक्शन 3 की बात करेंगे, धारा 3 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि धारा 2 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं और धारा 2B को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में थी। सेक्शन नंबर 3 जो हमारा है, सेक्शन नंबर 3 हमें क्या बताता है? सेक्शन नंबर 3 बोलता है नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, क्या बताता है आपको? सेक्शन 3 आपको बताता है नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्या है। यहाँ आवश्यकता की बात की गई है, किसकी बात की गई है? आवश्यकता की बात की गई है कि इसकी नेसेसिटी क्या है। ठीक है, नेसेसिटी आपकी क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर हमें मोटर व्हीकल को चलाना है, अगर हमें मोटर व्हीकल को चलाना है, तो क्या हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर व्हीकल को चला सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो हमारा यहीं पे आ जाता है कि क्या हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर व्हीकल को चला सकते हैं? ठीक है, तो यह सेक्शन नंबर 3 आपको आवश्यकता यहाँ पे बताता है ड्राइविंग लाइसेंस की। और क्या बोला गया इसके अंदर? इसके अंदर बोला गया है नो पर्सन, ये चीज आप मार्क करिएगा, नो पर्सन शैल ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन एनी प्लेस अनलेस ही होल्ड एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा, क्या करेगा? मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए प्राधिकृत करते हुए उनके नाम की दी गई प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति है। मतलब कि अगर उसके पास इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही वो सार्वजनिक स्थान पे क्या कर पाएगा? गाड़ी को चला पाएगा। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी को नहीं चला सकते हो। ठीक है, गाड़ी को क्या नहीं कर सकते हो? गाड़ी को नहीं चला सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। सेक्शन 3 का सब सेक्शन आपका बन हो गया है और सब सेक्शन बन क्या बोलता है? नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी को नहीं चला सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनना चाहिए वो क्वेश्चन आपका क्या बनता है? एन अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस इज वैलिड फॉर ड्राइविंग इन इंडिया। हाँ, क्या अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस जो है इंडिया के अंदर वैलिड होगा? अगर हम अमेरिका में रहते हो, अमेरिका का हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, डीएल हमारे पास अमेरिका का है, तो क्या हम यहाँ पर जो है, क्या हम इंडिया के अंदर उस ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं? यस और नो में आपको इसका आंसर करना है। यस और नो में आपको इसका आंसर करना है। क्या चला सकते हैं क्या? सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हमारे मन में यही ख्याल आएगा कि अगर हमारे पास अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या हम इंडिया में गाड़ी चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाओगे, क्योंकि अमेरिका जो हमारा कंट्री है उसके जो रूल्स रहेंगे व्हीकल चलाने के, वो रूल्स आपके अलग रहने वाले हैं। और इंडिया के अंदर ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो ड्राइविंग रूल्स हैं वो रूल्स आपके अलग रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं आपके? वो रूल्स आपके अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब दोनों जगह के रूल्स जो आपके हैं वो रूल्स अलग अलग हैं। तो क्या अमेरिका का लाइसेंस इंडिया में वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यही हमारा पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि रूल्स हमारे क्या है? अलग है। अब आप समझिए कि अगर मैं बोलता हूं क्या अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में वैलिड हो सकता है? अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है हमारे पास? अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप इंडिया में इसको यूज कर सकते हो। लेकिन कब यूज कर सकते हो? जब आपके पास क्या हो? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, आईडीपी आपके पास हो। अगर इस लाइसेंस के साथ साथ आपके पास आईडीपी है तो कुछ एक लिमिटेड समय के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि टेम्पररी यूजेस के लिए इंडिया में आप लाइसेंस का यूज कर सकते हो विदाउट आईडीपी। ठीक है, विदाउट आईडीपी की अगर अपन बात करें
ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइसेंस जो है इंडिया में क्या होगा, आपका ऑथराइज्ड नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अब एक और चीज आप समझिएगा कि जैसे फॉरेनर्स हैं और एनआरआई हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा जो है, वो 1 साल से ज्यादा से स्टे कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मस्ट अप्लाई, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को, जिसकी हेल्प से वो इंडिया में लीगली ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीगली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और बात वही मैंने बोली आपको कि अगर शॉर्ट विजिट आपका होता है, टूरिस्ट या फिर बिजनेस ट्रैवलर की अगर हम बात करें, तो अमेरिकन लाइसेंस के साथ साथ आईडीपी आपका होना जरूरी है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है अपन ने अमेरिका का। ठीक है, हम और कंट्री की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडीपी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आईडीपी होना चाहिए। आईडीपी अगर आपके पास है तो अप टू 1 ईयर, 1 साल तक आप टेम्पररी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्राइविंग को कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ड्राइविंग चाहिए, करना है, तो लॉन्ग टर्म में अगर हमें ड्राइविंग करना है तो हमें इंडियन लाइसेंस की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो कहने की बात यह है, क्या अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट आईडीपी क्या इंडिया के अंदर आपको जो है परमिशन देता है ड्राइविंग करने की, तो बिल्कुल नहीं देता है। नो पे आप यहाँ पे क्लियरली टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है कि अगर इसकी वैलिडिटी की बात की जाए तो किस तरीके से हम इस ड्राइविंग लाइसेंस को इंडिया के अंदर वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है हमारा 4 यहाँ पे आ जाता है। अब 4 हमें क्या बोलता है, यहाँ पे देखिएगा, 4 हमें बोलता है एज लिमिट इन कनेक्शन विथ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, मतलब मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा, इसकी बात की जा रही है, आयु सीमा की बात की जा रही है, एज लिमिट की बात की जा रही है। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं, एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आपको एज लिमिट के बारे में मैंने डिस्कस कराया है। ठीक है, अब हो सकता है आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हो इसलिए आपको याद नहीं होगा। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो 3 एज लिमिट हमारे पास होती हैं। एक तो हमारे पास 16 ईयर की एज लिमिट है, नेक्स्ट हमारे पास 18 ईयर की एज लिमिट है, और नेक्स्ट हमारे पास 20 ईयर की एज लिमिट है। ठीक है, मतलब हमारे पास कुल आप देखोगे तो 3 एज लिमिट यहाँ पर है। कितनी है आपकी, 3 एज लिमिट है। ठीक है, अब 3 एज लिमिट में मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एज 16 ईयर्स कंप्लीट हो गई है तो आप लर्नर लाइसेंस के लिए जा सकते हो, और आपको यहाँ पे जो परमिशन मिलेगी वो 50 सीसी की बाइक को चलाने की आपको परमिशन मिलेगी। अगर हमें मोटर व्हीकल को चलाना है तो आपकी 18 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाना चाहते हैं तो हमारी एज जो है वो 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो धारा 4 जो हमारी है वो हमारी क्या बोलती है, एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देती है। अब इसके अंदर आप समझिए कि इसके अंदर बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि नो पर्सन, ठीक है, क्या बोला गया है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स सेल ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। मतलब अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो किसी पब्लिक प्लेस पर वो जो गाड़ी है नहीं चला सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली एज जो मैंने आपको बताई 18 ईयर्स, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर इससे कम आयु है तो आप जो है व्हीकल को किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं चला सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइडेड दैट आ मोटर व्हीकल विथ इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी। ठीक है, ये चीज को भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि इंजन कैपेसिटी, अगर आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी की इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से एक्सीड नहीं करती है
तो ऐसा पर्सन जो है वो पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चला सकता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर, मतलब 16 साल अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, 16 ईयर एज आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप 50 सीसी की जो बाइक है इसको क्या कर सकते हो, आप चला सकते हो। ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु अगर हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो आप सार्वजनिक स्थानों पर 50 सीसी की बाइक चला सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा 16 ईयर्स में। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि आपने 16 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया और आप बोलोगे नहीं हम तो 50 सीसी के ऊपर की बाइक को चलाएंगे, तो आप 50 सीसी के ऊपर की बाइक को नहीं चला सकते हो, आपको इसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और रेस्ट्रिक्ट आपको मोटर व्हीकल करता है, मोटर व्हीकल एक्ट आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो दो एज की अपन ने यहाँ पे डिटेल्ड में बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज आपकी आ जाती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सेक्शन 18 आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 18 आपका इंपोर्टेंट है, समझिएगा कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 इयर्स सेल ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। ठीक है, अगर हमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगर हमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल को क्या करना है, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर चलाना है, तो हमारी एज जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 20 इयर्स हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, अगर हमें किसी पब्लिक प्लेस पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अगर हमें चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमारे पास जो है वो 20 साल हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 18 के अंदर आपको प्रोविजंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है थर्ड नंबर, सब सेक्शन थर्ड आ जाता है जो कि हमें लर्नर लाइसेंस के बारे में बता रहा है और क्या बोला जा रहा है इसके अंदर उस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नो लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, याद रखिएगा ना, नो लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी इशू टू एनी पर्सन टू द ड्राइव अ व्हीकल ऑफ अ क्लास टू विच ही मेड एन एप्लीकेशन अनलेस ही इज एलिजिबल टू ड्राइव दैट क्लास ऑफ व्हीकल अंडर दिस सेक्शन। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, समझिएगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो व्यक्ति है आवेदन करता है, क्या करता है, आवेदन करता है लर्नर लाइसेंस के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, किसी भी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए, तो वो तब तक इसको नहीं दिया जाएगा, तब तक वह इसको नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह इस धारा के अधीन, यानी होता है पात्र नहीं होता है। अब धारा के अधीन की बात की जाए तो धारा यहाँ पे क्या आ जाती है, धाराएं आपकी 3 और 4 आ जाती है। 3 नंबर का क्या बता रहा था आपको, 3 नंबर की जो धारा थी वो आपको क्या बता रही थी, 3 नंबर की धारा बता रही थी नेसेसिटी फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 नंबर की आपको धारा बता रही थी एज लिमिट। ठीक है, तो अगर अगर आप इस धारा के अधीन पात्र नहीं है, क्या नहीं है, इस धारा के अधीन अगर आप पात्र नहीं है, इलिजिबल नहीं है, तो आपको जो है ना तो लर्नर लाइसेंस दिया जाएगा ना ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। मतलब ना तो आपने 16 साल कंप्लीट किया और आप चाहते हो कि आप गाड़ी चलाओ, तो आपको यहाँ पे लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और सेम ड्राइविंग लाइसेंस के केस में आपका है कि अगर आप 18 साल के हो जाते हैं, आपको मोटर व्हीकल चलाने की परमिशन मिल जाती है, डीएल मिल जाता है, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बताइए जल्दी से। यहां तक अभी अपन ने जो डिस्कस किया वो सभी को क्लियर है। चलो,
बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ नंबर पर आते हैं और फिफ्थ नंबर हमारा क्या बोलता है आप देखिए यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, क्या आप बता सकते हो इसके कहने का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर नहीं बता सकते, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे समझिए, नो ऑनर और पर्सन, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को समझिए, नो ऑनर और पर्सन कहने का मतलब ये है, नो ऑनर और पर्सन की बात की जाए कि मतलब कोई मोटर व्हीकल है और उस मोटर व्हीकल के ऑनर की बात की जा रही है। सेक्शन 2 के अंदर ऑनर की डेफिनेशन अपन पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन से सब सेक्शन के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑनर की। ठीक है, कमेंट करिएगा आप इसका आंसर। तो कोई भी ओनर आपका मोटर व्हीकल का है, ठीक है, अब मोटर व्हीकल के ओनर तो आप बन चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि सपोज ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो ना, किसी पर्सन को बुला लेते हो, अरे भाई एक काम करो, गाड़ी चलाना आती है तुमको और तुम ये गाड़ी लेके जाओ और ये काम करके आ जाओ, ऐसा बोलते हैं जनरली। तो कहने का मतलब ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पे ये बोलता है कि कोई भी ओनर या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से गाड़ी नहीं चलवाएगा जो कि धारा 3 और धारा 4 के उप संबंधों की पूर्ति नहीं करता है। ठीक है, मतलब धारा 3 और धारा 4 मतलब ना तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, और दूसरी धारा नंबर 4 क्या बोलती है, धारा नंबर 4 ये बोलती है कि ना तो उसने अपनी एज को कंप्लीट किया है, जो 3 एज अभी आपको बताई, 16 ईयर, 18 ईयर और 20 ईयर। ठीक है, तो ना तो वो अपनी एज को यहाँ पे कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऑनर जो है वो क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, यहाँ पे परमिट नहीं करेगा किसी पर्सन को, क्या नहीं करेगा, किसी पर्सन को परमिट नहीं करेगा। किन पर्सन को परमिट नहीं करेगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जो कि सेटिस्फाई नहीं करते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 के प्रोविजन को पूरा नहीं करते हैं और ना ही सेक्शन 4 के प्रोविजंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इनसे व्हीकल जो है नहीं चलवाएगा, क्या नहीं करेगा, इनसे व्हीकल नहीं चलवाएगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा, इनसे व्हीकल नहीं चलवाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब सेक्शन 6 की अपन बात करते हैं। सेक्शन सेक्शन 6 की अपन यहां पे बात करते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 6 के अंदर इंपोर्टेंट जो चीज आपकी है वो इंपोर्टेंट आपका एक तो सेक्शन 18 है, क्या है आपका, एक तो सेक्शन 18 है और एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो इंपोर्टेंट पॉइंट आपका सेक्शन 19 है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये दोनों ही सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं, दोनों ही सेक्शन। ठीक है, दोनों ही सेक्शन इंपोर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी बात करें तो इसकी बात में क्या बोला गया है, बोला गया है कि नो पर्सन सेल while he hold any driving license for the time being in force hold any other driving license except as a learner license or driving license issued in accordance with the provisions of section 18 or a document authorizing in accordance with the rule made under section 139 the person specified therein to drive a motor vehicle। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये समझिए कि ये जो सेक्शन नंबर 18 आपका है, सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी फोर्स में हो, आप क्या हो, किसी फोर्स में हो, फोर्स से मतलब यहाँ पे हो गया कि सपोज एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे एयरफोर्स। अब अगर आप एयरफोर्स के अंदर हो, एयरफोर्स के अंदर हो तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स के अंदर हो तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा वो कहां से मिलेगा। ठीक है, तो एयरफोर्स के अंदर अगर हो तो मैंने क्या बोला आपको, आपको क्या बोलूंगा मैं, एयरफोर्स के अंदर हो तो मैंने बोला आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इशूड डीएल। तो जब ऑलरेडी आपके पास डीएल है,
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू आपको किया गया है, तो क्या अब आप अपनी स्टेट के अंदर एक और ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड करोगे? क्या आप स्टेट गवर्नमेंट के ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाओगे? ठीक है, तो यही बोला गया है कि धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बोला गया है किसके अंदर? ये बात बोली गई है आपकी सेक्शन 18 के अंदर। किसके अंदर बोली गई है? सेक्शन 18 के अंदर बोली गई है। सेकेंड थिंग, अगर मैं सेक्शन 139 की बात करूं तो सेक्शन 139 आपका क्या बोलता है कि सेक्शन 139 के अंदर आपको डीएल प्रोवाइड किया जाता है। डीएल आपको क्या किया जाता है? डीएल आपको प्रोवाइड किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, तो इसमें क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप जो है इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर आप क्या कर रहे हो? अपना जो गुड्स वगैरह है उसको लेके जा रहे हो, इस पर्पज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो है लाइसेंस दिया गया है। तो क्या अब आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फिर से एक और लाइसेंस होल्ड करना चाहिए? जी नहीं, आप अदर स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड नहीं कर सकते हो। ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको सेक्शन 139 बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन आप यहाँ पे याद रखिएगा, आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट सेक्शंस आपके हैं। ठीक है, सेक्शन 18, सेक्शन 18 आपको यहाँ पे फोर्सेस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, और सेक्शन 139 जो है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। क्या लगा रहा है? रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट्रिक्शंस आपका यहाँ पर हो गया है। ठीक है, आइए अपन थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 18 आपका क्या है। तो सेक्शन 18 जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइवर ड्राइव मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यही मैंने आपको बताया कि सेक्शन 18 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? तो संपूर्ण भारत के अंदर ऐसा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो संपूर्ण भारत के अंदर आपका जो होता है, ठीक है, संपूर्ण भारत के अंदर आपका वैलिड होता है, वैलिड होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, ये वैलिड होगा थ्रू आउट द इंडिया। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको अलग से डीएल होल्ड करने की जरूरत नहीं है, यानी है अलग से डीएल होल्ड करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 139 जो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, इसके संबंध में है कि भारत की सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संबंध में नियम बना सकती है। जैसे कि समझना, ग्रांट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रैवल पास। ठीक है, ट्रैवल पास की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ट्रैवल पास की बात की जा रही है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स की बात की जा रही है, ऑथोराइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, कि अगर आप टेम्पोररी किसी व्हीकल को, मोटर व्हीकल को क्या करने वाले हो? इंडिया से बाहर लेके जाने वाले हो। ठीक है, क्या करने वाले हो? इंडिया से बाहर लेके जाने वाले हो, तो भारत सरकार इसके संबंध में जो है नियम बना सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सेक्शन 139 जो आपका है, ये उन व्यक्तियों के लिए यात्रा पास है या प्रमाण पत्र है या प्राधिकरणों को जारी करता है या फिर प्रमाणित करता है जो इंडिया के बाहर मोटर व्हीकल्स को लेके जाते हैं या इंडिया के अंदर मोटर व्हीकल्स को लेके आते हैं। तो अगर इस तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई पास दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, तो आपको स्टेट के अंदर और ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें सेक्शन 139। कौन बता रहा है हमें? हमें सेक्शन 139 बता रहा है। क्लियर है यहां तक? इंपोर्टेंट सेक्शन है दोनों, एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो ये 139 की ही बात की गई है। ठीक है, 139 की बात की गई है
कि मोटर व्हीकल जो है टेम्पररी इंडिया के अंदर आते हैं, अस्थायी रूप से जो व्यक्ति वाहन लेके आते हैं, भारत में वाहन चला सकते हैं, इनको और ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो सबसेक्शन 2 आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, नो होल्डर ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस सेल परमिट इट टू यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर आप किसी और को गाड़ी चलवाओ। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस भी आपको मोटर व्हीकल एक्ट लगाता है आपके ऊपर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, चालन अनुज्ञप्ति या फिर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि चालन चालन अनुज्ञप्ति में आपका ड्राइविंग लाइसेंस की बात होती है, डीएल की बात होती है। ठीक है, डीएल की बात होती है। और शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब कि लर्नर लाइसेंस की बात होती है। किसकी बात होती है, लर्नर लाइसेंस की बात होती है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने के लिए नहीं दोगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं दोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप अपने लाइसेंस पर किसी और को गाड़ी चलवा सकते हो, ठीक है, तो एक तरीके का ये जो है ये अपराध है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका आता है। ठीक है, किसके तहत आता है, आपका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आता है और इस पर आपको जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, अपन पेनल्टी की बात करेंगे। 2019 लेटेस्ट अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी पेनल्टी आपकी रिवाइज्ड हुई है, तो उसके अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे हमारे सेक्शन 7 की। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस फॉर अ सर्टेन व्हीकल। ठीक है, सर्टेन व्हीकल जो आपके हैं, ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है लर्नर लाइसेंस की। कहने का मतलब आप समझिएगा, सबसेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, no person shall be granted a learner license to drive a transport vehicle unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least 1 year। मतलब किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक उसने हल्के वाहन चलाने का जो डीएल उसके पास है वो आपका क्या नहीं कर लेता है, 1 वर्ष कंप्लीट नहीं कर लेता है। क्या नहीं कर लेता है, 1 वर्ष कंप्लीट नहीं कर लेता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा, नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड फॉर लर्नर लाइसेंस। अगर लर्नर लाइसेंस की ग्रांटेड नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, कैसे नहीं मिल रही है, तो समझिएगा, ड्राइव आ ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है उसके पास डीएल है लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का, ठीक है, और वो चाहता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उसका हमें लाइसेंस मिल जाए। मान लो अभी अभी आपने डीएल लिया है लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का और आप चाहते हो कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला लो, तो आपको तब तक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्नर लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास 1 साल ना हो जाए उस ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा लाइट मोटर व्हीकल एक्ट को चलाने का। ठीक है, तो अगर डीएल आपको मिला है, 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया डीएल पर, ठीक है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो लर्नर लाइसेंस के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो आप क्या कर पाओगे, आप अपना अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, अगर पर्सन जो है वो 18 साल का नहीं है, ठीक है, shall be granted a learner license to drive a motorcycle without gear। ठीक है, तो यहाँ पे लर्नर लाइसेंस जो आपको मिलने वाला है, बिना गियर की जो मोटरसाइकिल है भैया आप चला सकते हो, एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन डिजायरिंग द लर्नर लाइसेंस। मतलब यहाँ पे आपसे एक कंसेंट राइटिंग लेटर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, कंसेंट राइटिंग लेटर आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को जब तक कि उस व्यक्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति लिखित सहमति ना हो, ठीक है, यहाँ पे लिखित सहमति देना पड़ेगी। ठीक है, तो वो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल जो है उसके लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, आपको जो है नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, अगर 18 ईयर एज यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है तो उसको ग्रांटेड मतलब कि लर्नर लाइसेंस की ग्रांटेड नहीं मिलेगी।
ठीक है, टू ड्राइव अ विदाउट गियर मोटर साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आपको सहमति पत्र जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 जो आपका है वो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रांट फॉर लर्नर लाइसेंस। अब अगर मैं ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस की बात करूं तो इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर बोला है एनी पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 यहाँ पे क्या बोलता है, सेक्शन 4 आपको बोलता है एज लिमिट के बारे में। किसके बारे में बोलता है, एज लिमिट के बारे में बोलता है। और एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है आपकी, तो आपको पता है कि एज लिमिट हमारी यहाँ पे 3 रहने वाली है। 3 रहने वाली है मतलब कि 16 ईयर रहने वाला है, 18 ईयर रहने वाला है और 20 ईयर आपका जो है रहने वाला है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एनी पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 4, मतलब कि जो अंडर सेक्शन 4 के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इन एज की क्राइटेरिया में आता है for a driving a motor vehicle and who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving license may subject to the provision of section 7 apply to any of licensing authority in the state। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 4 के अंदर मतलब कि एज लिमिट के क्राइटेरिया के अंदर आता है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 अप्लाई कर सकता है अपनी स्टेट अथॉरिटी के अंदर। क्या कर सकता है, अपनी स्टेट अथॉरिटी के अंदर वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए, अगर लर्नर लाइसेंस की आपको ग्रांट चाहिए तो धारा 4 जो है, धारा 4 के अधीन आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। और धारा 4 आपको किसके बारे में बताती है, धारा 4 आपको एज के बारे में बताती है, एज लिमिट के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 16 ईयर की जो एज की बात की जा रही है, इसके अंदर 50 सीसी की जो है वो बाइक आप यहाँ पे चला सकते हो। 18 ईयर में अगर मैं बात करूं तो ये आपका मोटर व्हीकल के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, आपका मोटर व्हीकल। अगर आप मोटर व्हीकल ड्राइव करना चाहते हो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 20 साल की बात करें तो 20 साल के लिए आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपका आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल आ जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, होप सो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करें तो आप देखो ये आपका जो था ये सब सेक्शन आपका 1 है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखिए कि क्या बोला गया है कि यहाँ पे अप्लाई टू एनी ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब अगला पॉइंट आप देखो, इसमें क्या लिखा, इन विच ही ऑर्डिनरी रिसाइड और कैरेज ऑन अ बिजनेस। मतलब वो व्यक्ति लर्नर लाइसेंस कहां से प्राप्त कर सकता है, सामान्य तौर पर जो व्यक्ति है वो जहां पे निवास करता है, क्या करता है, जहां पे वह निवास करता है मतलब रहता है या फिर अपना कारोबार चलाता है, अपने बिजनेस को चलाता है, वहां से वह लर्नर लाइसेंस को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि इन विच द स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट रिफर्ड टू इन द सेक्शन 12। ठीक है, ये सेक्शन 12 आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपोर्टेंट सेक्शन बन जाता है। सेक्शन 12 अभी बता रहा हूं आपको सेक्शन 12 क्या है, फ्रॉम वेयर ही इंटेंड टू रिसीव इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल इन सिचुएट फॉर द इशू टू हिम ऑफ अ लर्नर लाइसेंस। ठीक है, मतलब जो आपकी धारा 12 है, ठीक है, इस सेक्शन 12 का मतलब आपका क्या हो गया, सेक्शन 12 का मतलब हो गया है आपका, सेक्शन 12 का मतलब आपका हो गया है धारा, धारा 12 जो है, ये धारा 12 आपको क्या बताती है, ठीक है, जैसे कि हम एजुकेशन की बात करें तो हम अपनी जो बेसिक शिक्षा है हमारी, ठीक है, बेसिक शिक्षा हो गई, उसके बाद आपकी हायर स्टडीज आपकी हो गई, तो स्कूल और कॉलेजों को स्थापित किया जाता है जहां से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हो। इसी प्रकार से ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग स्कूल्स को भी स्थापित किया जाता है जहां से आप ड्राइविंग करना सीखते हो। ठीक है, तो धारा 12 या सेक्शन 12 जो आपका है ये आपको क्या बता रहा है,
ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है भैया ऐसे विद्यालय या स्थापना की बात कर रहा है जो कि स्थित है जहां से आप ड्राइविंग आप मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्शंस को सीखते हो, ठीक है। वहां से भी आप क्या कर सकते हो, वहां से भी आप लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, वहां से भी आप लर्नर लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आप यहां से भी लर्नर लाइसेंस जो है, आप लर्नर लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ये सेक्शन 12 आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि सेक्शन 12 आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, हम सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, तो अंडर द सबसेक्शन 1 shall be in such form the shall be accompanied by the such document and with such fee as may be prescribed may be the central government। मतलब प्रत्येक आवेदन जो कि उपधारा 1 के तहत है ऐसे प्रपत्र में होगा तथा इसके साथ ऐसे दस्तावेज और फीस संलग्न होगी जैसा कि केंद्रीय सरकार के द्वारा भी निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लर्नर लाइसेंस ले रहे हैं तो सब सेक्शन 1 के अंदर आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा, उसके अंदर बोला जाएगा कि भैया आपको ये जो है दस्तावेज आपको देना है और इतनी फीस जो है आपको फीस पे करना है, क्या करना है, फीस पे करना है, और ये जो फीस है ये निर्धारित आपकी केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। तो इतना ये सारी चीजें आपको जो है वो आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखना है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, सबसेक्शन 1 की बात करें, तो आप तो एक सबसे पहले मुझे ये बता दो कि सबसेक्शन 1 जो है आपका, सबसेक्शन 1 के अंदर आपका क्या है, हाँ क्या है आपका सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। चलो आओ देखो, तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि एवरी एप्लीकेशन अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी अकम्पनाइड बाय द मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जनरली आपको ये सेक्शन 8 जो है आपका, सेक्शन 8 और सबसेक्शन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, इसके अंदर देखने को मिलेगा सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है फॉर्मेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चिकित्सीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि मेडिकली आप फिट हो या नहीं, मेडिकली फिट आप हो या नहीं हो, ऐसा प्रमाण पत्र जो कि चिकित्सा विशेषज्ञ के द्वारा हस्ताक्षरित होगा किसी राज्य सरकार, ठीक है। तो आपको ये देना पड़ेगा, आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, अपना फिटनेस प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देते हो तो भैया दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। तो फिटनेस प्रमाण पत्र जो है, मेडिकल आपका सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आगे डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 हमारा यहाँ पे क्या बोलता है, 4 हमारा बोलता है इफ फ्रॉम द एप्लीकेशन और फ्रॉम द मेडिकल सर्टिफिकेट रेफर टू इन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा इट अपियर्स दैट द एप्लीकेंट इन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, अगर एप्लीकेंट जो है किसी डिसीज से सफर कर रहा है और डिसेबिलिटी है, ठीक है, क्या है, डिसेबिलिटी है, तो विच इज likely to cause the driving by him a motor vehicle of the class which he would be authorized by the learner license applied for the drive to be the source of danger to the public or to the passenger, the licensing authority shall refuse to issue the learner license। कहने का मतलब ये है कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए लिया जा रहा है कि अगर कोई एप्लीकेंट किसी डिसीज से सफर कर रहा है, किसी डिसीज से या फिर डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और उसको अगर इशू कर दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस, तो ये पब्लिक के लिए क्या हो सकता है, पब्लिक के लिए डेंजर हो सकता है, क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इसलिए जो अथॉरिटी आपकी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है लाइसेंस के लिए तो वो रिफ्यूज कर सकती है आपके लर्नर लाइसेंस को, ठीक है, क्या कर सकती है, लर्नर लाइसेंस को रिफ्यूज कर सकती है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका है ये आपको कहां देखने को मिलेगा,
ये आपको कहां देखने को मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट? मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 8 सबसेक्शन 3। ठीक है, चलो आई बात समझ में? ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि भैया आपका लाइसेंस जो है वो आपका जारी नहीं होगा, वो लाइसेंस आपका यहाँ पर रिफ्यूज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसेंस आपका यहाँ पर रिफ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस आपका क्या हो जाएगा? लाइसेंस आपका रिफ्यूज्ड हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट है? नो लर्नर लाइसेंस शैल बी इशू टू एनी एप्लीकेंट अनलेस ही पासेस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सच टेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि हम जब भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है। और अगर जो अथॉरिटी है उसको, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपकी ड्राइविंग पर, क्या नहीं मिलता है? ड्राइविंग पर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो जो है आपके लिए क्या होगा कि ये जो लर्नर लाइसेंस है, ये लर्नर लाइसेंस आपका इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ड्राइविंग स्किल्स जो आपकी हैं, वो ड्राइविंग स्किल्स आपकी उनसे क्या होना चाहिए? जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? लाइसेंस आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है हमारा? When an application has been duly made to the appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his physical fitness under the subsection 3। जो अंडर द सबसेक्शन 3 है, तो आपको पता है सबसेक्शन 3 आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप सेटिस्फाइड कर पाते हो अथॉरिटी को फिजिकल फिटनेस को लेके कि आप फिजिकली फिट हो, और अंडर सबसेक्शन 3 के अंदर आपने फिजिकल फिटनेस को यहाँ पे क्या कर दिया है? सेटिस्फाइड कर दिया है। He passed to the satisfaction of the licensing authority the test referred to in subsection 5। subsection 5 के अंदर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का टेस्ट है, इसको भी आप क्या कर देते हो? आप पास कर लेते हो। इसको भी आप क्या कर लेते हो? पास कर लेते हो, मतलब अथॉरिटी को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला? द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 के जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस के तहत आपको क्या करेगा? इशू द एप्लीकेंट अ लर्नर लाइसेंस अनलेस द एप्लीकेंट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 4। ठीक है, कहने का मतलब है ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अंडर द सेक्शन 4 तो आप डिस्क्वालिफाइड जो है ना, एप्लीकेंट इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आवेदनकर्ता जो है अगर धारा 4 के तहत मोटर वाहन चलाने के लिए अयोग्य ना हो और आप सब सेक्शन 3 के अंदर फिजिकल फिटनेस को प्रूव कर देते हो, सेक्शन 5 के अंदर आप अथॉरिटी टेस्ट, जो टेस्ट है उस टेस्ट को आप पास कर लेते हो, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 के तहत आपको क्या कर दिया जाएगा? एप्लीकेंट को लर्नर लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? लर्नर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन 7 नंबर पे बात करते हैं। 7 नंबर क्या बोलता है हमारा? 7 नंबर बोलता है where the central government is satisfied that is necessary or expedient so to do, it may be rule made in this behalf exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified in the rule, any class of person from the provision of subsection 3। provision of subsection 3 इसको आप याद रखिएगा, और subsection 5 बोथ। ठीक है, तो मतलब ऐसा कहना है यहाँ पे कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट जो है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है। ठीक है, कि जो भी नियम यहाँ पे बनाए गए हैं उपधारा 3 के तहत और उपधारा 5 के तहत, ठीक है, सामान्यतः वो आपके पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी शर्तें हैं वो शर्तों के अधीन आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है छूट जो है आप दे सकते हो। क्या कर सकते हो? छूट जो है वो आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एनी लर्नर लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट सेल आफ्टर सच कमिटमेंट
he deemed to be effective for driving a motor vehicle with or without gear। इसका मतलब क्या है, इस अधिनियम की शुरुआत से ही ठीक पहले प्रभाव में रही किसी मोटरसाइकिल चलाने वाली शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब कि लर्नर लाइसेंस, तो इस अधिनियम की शुरुआत के बाद गियर वाली और बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब कमिटमेंट के पहले अगर लर्नर लाइसेंस का कोई आपका जो है, ठीक है, अधिनियम की शुरुआत के पहले अगर आपका अधिनियम की शुरुआत के पहले अगर मोटरसाइकिल चलाने का कोई लर्नर लाइसेंस आपका है, ठीक है, तो अधिनियम की शुरुआत के बाद गियर वाली और बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी यह जो है आपका प्रभावी रहेगा। क्या रहेगा? आपका प्रभावी रहेगा। ठीक है, चलो इंपोर्टेंट सेक्शन हमारा आने वाला है। इंपोर्टेंट सेक्शन हमारा यहाँ पे 9 है और 9 यहाँ पे क्या बोलता है? ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। ठीक है, अभी हम लर्नर लाइसेंस की बात कर रहे थे, अब हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में, कोई भी व्यक्ति जो है, एनी पर्सन में अप्लाई टू लाइसेंस लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, अपने राज्य के अंदर डीएल के लिए क्या कर सकता है? डीएल के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? डीएल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे क्या बोला? इन विच ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स एंड कैरीज ऑन बिजनेस। ठीक है, मतलब कि वो वहां पे निवास करता हो या फिर अपना कारोबार चलाता हो। ठीक है, राज्य की बात की जा रही है, तो जिस राज्य में वो रहता है, जिस राज्य में वो अपना व्यापार चलाता है, उस राज्य के अंदर वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कर सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है धारा 12 की बात होती है, मतलब कि सेक्शन 12 की बात होती है। तो अब आपको ये सेक्शन 12 में ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन 12 का मतलब क्या है कि ऐसे विद्यालय या फिर स्थापना की बात की जा रही है जहां पे वह व्यक्ति मोटर यान चलाना सीख रहा है। ठीक है, सीख रहा है या फिर सीख चुका है। ठीक है, वहां से भी ये क्या कर सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा सकता है। क्या करवा सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे क्या बोला गया है कि इफ द एप्लीकेंट पासेस सच टेस्ट में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही शैल बी इशू द ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टेस्ट आपका यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, क्या किया गया है? टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, और अगर इस व्यक्ति के द्वारा उस टेस्ट को पास कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है? उस टेस्ट को पास कर लिया जाता है, तो इस केस के अंदर भी उसको जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे हमारा आता है वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर अ लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नो सच ऑथराइजेशन शैल बी ग्रांटेड टू एनी एप्लीकेंट अनलेस ही पॉसेस सच मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ ड्राइविंग सर्टिफिकेट issued by a school or establishment refer of the section 12। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मतलब ये हो गया कि परिवहन वाहन की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने की बात की जा रही है। तो अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हमें चलाना है तो नो सच ऑथोराइजेशन शैल बी ग्रांटेड, कोई भी जो ऑथोराइजेशन होगा वो यहाँ पे ग्रांट नहीं करेगा किसी भी एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन के अंदर जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई होगी, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई है ड्राइविंग सर्टिफिकेट के लिए। क्या किया गया है? ड्राइविंग सर्टिफिकेट के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। या फिर साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए तो स्कूल या फिर स्थापना की बात की गई जहां से आपको प्रमाण पत्र प्राप्त ना हो। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपने ड्राइविंग सीखी है तो ड्राइविंग सीखने का आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है स्कूल वगैरह से। ठीक है, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को ग्रांट नहीं करेगी, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 5th नंबर का पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है? वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट पास द टेस्ट, अगर एप्लीकेंट क्या है? अगर एप्लीकेंट टेस्ट को पास नहीं करता है, डज नॉट पास टेस्ट, ही मे बी परमिट टू रीअपियर फॉर द टेस्ट आफ्टर पीरियड ऑफ 7 डेज। ये चीज आप याद रखिएगा, वो वापस से इस टेस्ट को दे सकता है, वो वापस से इस टेस्ट को दे सकता है। कब दे सकता है? आफ्टर द पीरियड ऑफ 7 वीक, एक हफ्ते के बाद वो फिर से इस टेस्ट को दे सकता है। क्या कर सकता है? इस टेस्ट को दे सकता है। नेक्स्ट
प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट पास द टेस्ट इवन आफ्टर 3 अपीयरेंस। ठीक है, मतलब 3 अपीयरेंस यहाँ पे हो चुके हैं, 3 अपीयरेंस हो चुके हैं और जो टेस्ट है वो एप्लीकेंट के द्वारा पास नहीं हुआ है, एप्लीकेंट के द्वारा क्या नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, तो ही शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू रीअपियर, मतलब अब वो रीअपियर के लिए भी यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, कब तक, फॉर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, 60 दिन की बात यहाँ पे होगी, पीरियड ऑफ 60 डेज की यहाँ पे बात होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट सच टेस्ट, जो उसका लास्ट टेस्ट होगा, जो उसका लास्ट टेस्ट होगा उसके उसके बाद काउंट किए जाएंगे इन डेज को, तो 60 दिन का पीरियड आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सच एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रीमेडियल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, मतलब जो एप्लीकेंट आपका होता है यहाँ पे बोला जाता है कि आप कंप्लीट करिए जो रीमेडियल ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स आपका है किसी भी स्कूल से या फिर एस्टैब्लिशमेंट से, जो कि अंडर सेक्शन 12 आ रहे हैं, धारा 12 के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे बात करें तो आप 8 नंबर का पॉइंट देखिए, सब सेक्शन आपका, if the licensing authority is satisfied after giving the applicant an opportunity of being heard that he, मतलब आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद अगर संतुष्ट होता है तो क्या, सबसे पहला वह आदतन अपराधी या आदतन शराबी है। ठीक है, यहाँ पे क्या सुनेगा, वो संतुष्ट करना है उसको, तो इन हैबिचुअल क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल ड्रंकार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, एज अ हैबिचुअल एडिक्ट टू एनी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंस विद द मीनिंग ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग। ठीक है, सब्सटेंस जो कि कौन से एक्ट के अंदर आता है, 1985, 61 ऑफ 1985। ठीक है, तो अगर वह मादक द्रव्य या फिर मनोभ्रावित पदार्थ जो हैं, ठीक है, उसका सेवन करता है, उसका क्या है, उसका सेवन करता है। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ अ पर्सन हु लाइसेंस टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल हैज एट एनी टाइम अर्लियर बीन रिवोक्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो वह आदतन अपराधी या आदतन शराबी है या फिर मादक द्रव्य या मनोप्रभावित पदार्थ जो है उसका सेवन करता है, तो इस केस के अंदर आपका जो पर्सन होगा उसका जो लाइसेंस होगा ड्राइव टू एनी मोटर व्हीकल एनी टाइम अर्लियर, वो क्या कर लिया जाएगा, रिवॉक कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, रिवॉक कर लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी या फिर सॉरी 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 ये पॉइंट आपका क्या है समझिएगा। एक तो सुनवाई की बात की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, समझना सबसे पहला आदतन अपराधी और आदतन शराबी, एक तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मादक द्रव्य और मनोप्रभावित पदार्थ आपका हो गया अगर इसका सेवन करता है, या फिर थर्ड पॉइंट आपको ये यहाँ पे बोल रहा है कि किसी मोटर वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति उसकी पहले से ही निरस्त है, रिवोक की गई है। क्या की गई है, रिवोक की गई है। ठीक है, तो लिखित रूप से जो है वो कारण दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को जो चालन अनुज्ञप्ति आपकी जारी करना है उसका नहीं करने के आदेश कर सकता है। ठीक है, तो जब जो आपकी सुनवाई होगी अनुज्ञापन प्राधिकरण के द्वारा आवेदक की जब सुनवाई होगी तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए कि भैया आदतन अपराधी और आदतन शराबी है क्या, इस चीज की बात की जाएगी। ठीक है, अगर है तो आगे क्या, आगे देखा जाएगा क्या मादक द्रव्य और मनोप्रभावित पदार्थ का सेवन करता है, क्या उसका पहले भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका निरस्त किया जा चुका है क्या, रिवोक किया जा चुका है क्या। ऐसे केसेस के अंदर जो आपका अनुज्ञप्ति प्राधिकारी होगा, मतलब कि जो ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपकी होगी वो क्या करेगी, वो आपकी यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति जारी करने से इनकार करने का आदेश कर सकता है। ठीक है, मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश से प्रभावित व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ठीक है, आवेदक भी क्या कर सकता है, 30 दिनों का एक टाइम पीरियड मिलेगा, जैसे आदेश हो गया है कि आपको नहीं इशू होगा तो 30 दिन का आपको समय मिलेगा, आप 30 दिन में इसको क्या कर सकते हो, आप 30 दिन में यहाँ पे अपील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर की बात करें तो एनी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट shall after such commitment be deemed to be effective for driving motor vehicle with or without gear। ये तो वही पॉइंट हो गया जो अपन ने
लर्नर लाइसेंस के लिए पढ़ा था, ठीक है, कि अधिनियम की शुरुआत के पहले अगर किसी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति आपकी जारी की गई है, ठीक है, तो अधिनियम की शुरुआत के बाद भी गियर वाली और बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए इसको प्रभावी है माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आज की क्लास में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आपका जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप उससे डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस करें और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आपको YouTube के अंदर बहुत सारी अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलती हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए नेविगेट प्राइम ऐप पर कोर्स भी कंप्लीट चल रहा है, तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करके डेमो लेक्चर्स को भी देख सकते हो। आज की क्लास को अपन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और इसके आगे के सेक्शंस एंड सब सेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, क्लास ओवर।